बहुत स्वागत कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे साथ चारों मेहमान बने हुए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, समीर चौहान साहब। ब्रेक से पहले प्रधानमंत्री का हमने आपको भाषण सुनाया। उन्होंने स्वदेशी अपनाने की बात की, भारत में बना उत्पाद ही बेचें भी खरीदें भी, ये अपील भी उन्होंने की। इससे पहले सामाजिक न्याय पर वो ऑपोजिशन को घेर रहे थे, वो भी हमने आपको दिखाया। और हम बात उससे पहले एक्चुअली कर रहे थे, ऑपोजिशन जो है वो दो लोगों को ढूंढ रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज शाम बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक भी होने जा रही है। तो एक खबर भी है, शाम 6 बजे बैठक होगी, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। उसमें अब एनडीए का जो उम्मीदवार होगा वो तय हो जाएगा। अब देखिए आज इसकी घोषणा भी होती है या नहीं होती है। कुछ नए नाम भी आए हैं सामने, उसकी बात भी हम करेंगे। पहले जरा से ये बात हो जाए, धनखड़ साहब कहाँ हैं, राजीव कुमार कहाँ हैं? ये बड़ी चिंता है ऑपोजिशन को इन दिनों। नहीं, चिंता अगर अपोजिशन को है तो धनखड़ साहब को तो वाइस प्रेसिडेंट हाउस सबको मालूम है। चले जाएं सारे अपोजिशन वाले डेलीगेशन लेकर के इकट्ठे, 10, 20, 25, 50 सांसद मिलकर चले जाएं खड़गे जी के साथ, नेतृत्व में संजय राउत भी चले जाएं, तो पता लगेगा धनखड़ साहब कहाँ हैं। मीडिया में आगे पूछने की क्या जरूरत है भाई, इसमें कितनी दूर है, पार्लियामेंट चल ही रहा है, सबसे आसान है। और पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जहाँ तक बात है तो राजीव कुमार रिटायर हो गए हैं, अब उनका निजी जिंदगी है, वो कहाँ गए कहाँ है वो जाने, उनका काम जाने। दूसरी बात ये है कि राजीव कुमार अभी क्यों आएंगे बीच में? ये चुनाव जो भी आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर, तो चुनाव आयोग इंस्टीट्यूशन पर लग रहे हैं। अब चुनाव आयोग इंस्टीट्यूशन में जो मौजूदा लोग हैं वो उसके जवाब देंगे। हाँ, राजीव कुमार पर व्यक्तिगत कभी कोई जिम्मेदारी आएगी, कोई ऐसा मामला सामने आए जिसमें राजीव कुमार की संलिप्तता व्यक्तिगत रूप से हो, तब उनकी जिम्मेदारी बनती है। फोटो छाप के कैंपेन चला रही है इनके खिलाफ भी, मौजूदा सीईसी के खिलाफ। देखो, तो राजनीतिक कैंपेन है, वो तो पॉलिटिकल कैंपेन है, वो तो इस तरह का वो चलेगा। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर राजीव कुमार जी के खिलाफ व्यक्तिगत कई संलिप्तता का मामला कोई ऐसा है कदाचार का कि जो गैर कानूनी हो और जिसमें लगे कि कोई बेईमानी उन्होंने खुद, उस पर उनकी जिम्मेदारी बनेगी, ना कि ऐसे ये तो एक जनरल आरोप है संस्था पर, संस्था उसका जवाब देगी। हालांकि जब धनखड़ साहब को ढूंढने के लिए कोई आपको राजीव कुमार जी की बात कर लेते हैं। जब ये पीछे ये खबर उड़ गई सोशल मीडिया पर कि ये तो विदेश में सेटल भी हो गए जाकर के, और क्या क्या नहीं कहा गया, लोगों ने कहा इनको तो ढूंढ के लाना चाहिए, किसी ने कहा इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए, तमाम किस्म की बातें हुई। जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया था उसके कुछ दिनों के बाद, तब इनसे इन्होंने कुछ सीधी बात तो नहीं की, लेकिन इनके हवाले से खबर आई थी कि बड़े आहत थे। और इन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रहे हैं, और मैं अपेक्षा करता हूँ मौजूदा चुनाव आयोग में जो अफसर है कि वो जरूर जवाब दें इन बातों का जो भी कही जा रही हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर के। विजय जी, पहले तो अभी आधे घंटे में तो साफ भी हो जाएगा क्या बात होने जा रही है। नहीं, वो साफ हो ना साफ हो, देखिए राजीव कुमार जी को मैं इस बात से सहमत हूँ, वो इंस्टीट्यूशन की बात है, कोई व्यक्तिगत कोई आरोप होंगे, और व्यक्तिगत आरोप पर भी मैं समझता हूँ कि वो जब कोर्ट में आएगा मसला और कोर्ट कहेगा कि भाई उनको हाजिर होना चाहिए पर्सनली, या जो भी सजा होगी या नहीं होगी, मतलब ये तो बहुत ही एग्जेजरेशन वाली बात मैं कह रहा हूँ, आप कहेंगे कि कहाँ पर आ गया। इसलिए राजीव कुमार के होने नहीं होने का कोई मायने नहीं है, इलेक्शन कमीशन उसका जवाब देगा। उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं हो रहा तो वो आगे सर ये पर्सनली है ना, अगर संजय राउत कहते हैं वेयर इज द मिस्ट्री मैन, शैडो फिगर बिहाइंड बीजेपी's 2024 पोल विन। हाँ ठीक है वो, लेकिन मैं उसको हमेशा ही पॉलिटिकल एलिगेशन की तरह से लेता हूँ कि ठीक है पॉलिटिकल पार्टी जो है ना इस तरह का, आप तो राजीव कुमार जी के लिए कह रहे हैं, अभी तो वो तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स की मैं मतलब इंक्लूडिंग सीईसी पोस्टर्स लगे हुए, मैंने होर्डिंग्स देखे लगे हुए जिसपे वोट चोर लिखा हुआ। हाँ, अच्छा आपने बाकायदा फिजिकल पोस्टर देखा? फिजिकल होर्डिंग्स देखे मैंने दिल्ली में। जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो इसलिए वो मसला मैं उसको पॉलिटिकल देखता हूँ। और संजय राउत साहब को आपने कहा कि भाई वो राहुल गांधी जी के साथ ही आजकल ज़्यादा दिखाई देते, मैंने उस दिन देखा था, बड़ी अच्छी फोटो लग रही थी जब वो अरेस्ट किया गया था, क्या डिटेन किया गया था, क्या प्रदर्शन हो रहा था दिल्ली में, तो राहुल गांधी जी के पास संजय राउत साहब भी बैठे हुए थे। अच्छा, और दूसरा जगदीप धनखड़ साहब के भी गायब होने पर क्या किस बात का हंगामा हो रहा है? जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया है। नहीं, ऑपोजिशन ये कह रहा है कोई दबाव था धनखड़ जी पे जिसकी वजह से पहला इन्होंने इस्तीफा दिया, और दूसरा अभी भी इनको कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको डरा करके चुप रखा जा रहा है कि ये बोल ही नहीं रहे क्या हुआ कि इस्तीफा देना पड़ा। बिल्कुल ठीक बात है, इसका मतलब वो धनखड़ साहब को जानते ही नहीं, जो अगर ऐसे कह रहे हैं तो। जो आदमी 40 साल पॉलिटिक्स में रहा हो और चंद्रशेखर जी के साथ रहा हो, चंद्रशेखर जी के साथ रहने वाले लोग वैसे है ना कम चुप रहने वाले लोग होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में वो सीनियर एडवोकेट रहे हैं, तो चिंता हो सकती है। और मैं तो कह रहा हूँ कपिल सिब्बल साहब उस पर हेवियस कॉर्पस लाने वाले थे। हाँ, तो हेवियस कॉर्पस जब लाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा भाई आपने कोशिश की थी उनसे मिलने की? ठीक बात है। पहले क्या कोशिश की भाई, वहां जाते घर पर
पूरे संसद ये नहीं, केवल कपिल सिब्बल साहब वैसे से सर, जाते कोई या संजय conspiracy की राउत बात नहीं मैं करता, लेकिन ये जिनको भी जिनको चिंता बड़ा हो रही है। अनयूजुअल है ना। Unusual है। इस्तीफा हुआ और उसके बाद से आदमी चुप है, बिल्कुल कुछ बोला ही नहीं एक शब्द। नहीं बोला, ये अनयूजुअल नहीं है। वो अनयूजुअल हो इस्तीफा सकता तो है। अनयूजुअल ही था त्रिपाठी जी, Usual वैसा मत इस्तीफा कीजिए। इस्तीफा अनयूजुअल है। समझिए, इस्तीफा अनयूजुअल था। ये तो हर कोई जान रहा है कि सरकार के साथ उनके बहुत कुछ गहरे मतभेद रहे होंगे तब ये हुआ, लेकिन जब इस तरह से इस्तीफा होता है तो ये सबसे यूजुअल होता है कि वो आदमी चुप हो जाता है। या तो उसको विद्रोह करना हो, या तो उसको राजनीति करनी हो, हाँ, विद्रोह। पॉलिटिकल पारी हो। Opposition चाहता है ना कि ये विद्रोह करे। विद्रोह कर ऑपोजिशन के चाहने से नहीं, उनका भी तो अपना जीवन है ना। वो अब जिस जगह पर खड़े हैं वो बेवजह, अब या तो उनके मन में आ जाए कि भाई हम पॉलिटिक्स करेंगे, हम राजनीतिक तौर पर लड़ेंगे, तब तो ठीक है, वरना वो अपने वाइस प्रेसिडेंट इनक्लेव में है, जब उनको नया घर अलॉट हो जाएगा वहां चले जाएंगे। और जो विनोद जी ने कहा बहुत ठीक बात कही, मैं उससे सहमत हूं कि आप लोगों को क्या दिक्कत है, आप तो नेता हैं, चलो चले उनको जाइए नहीं वहां। राजनीति करनी, आप लोग उठिए 10 लोग चले जाइए, आप तो कहीं जाते रहते हैं। वो संजय राउत पूछ रहे हैं, जब शिवसेना ने बाला साहेब ठाकरे ने मनोहर जोशी का इस्तीफा ले लिया था और नारायण राणे को मुख्यमंत्री बना दिया था, मनोहर जोशी 15 दिन गायब हो गए थे, तब तो अब संजय राउत ने बताया नहीं कि तब 15 दिन कहाँ चले गए थे, वो किस तरीके से बाला साहेब ठाकरे मनाकर उनको वापस लेकर आए थे। तो होता है ना इस तरीके से, भाई राजस्थान दिया और के- स्वास्थ्य सर, का लाभ दे रहे राजस्थान हैं। के कुछ मित्रों ने मुझे बताया, कल ही मेरी बात हो रही थी, तो उनका कि परिवार के भी कुछ लोग, क्योंकि राजस्थान से हैं वो झुंझुनू से, तो उनके एक तो भतीजे हैं, वो उन्होंने मुलाकात की है धनखड़ साहब से। तो उनका मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहता, तुम आराम से रहो। और इन लॉज ने भी उनके साथ मुलाकात की है, तो वो दोनों बातें हुई हैं। परिवार और से मुझे इन्होंने कहा है कि मैं कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दे रहा और कोई परेशानी नहीं है, शांति से रहो, आप भी शांति से रहो, हम भी शांति से रहें। चलिए, तो ठीक वो है। सब चल रहा है, खैर, ठीक है। उनकी मर्जी है और ये कई तो। बार ऐसा होता है ना कि दो जगह नस दबी होती है, मतलब ऐसी मेरे को ऐसा किसी ने कहा। हाँ, ये तो डिटेल में बताना पड़ेगा आपको, कौन सी नस्ल दबी है किसकी। नहीं, किसी की भी, मतलब दोनों तरफ से किसी ने भी जवाब नहीं दिया ना, दोनों सरकार तरफ ने दबी हुई है। दोनों तरफ दबी हुई है, इसलिए दोनों चुप है। चलें, अब उत्तराधिकारी की बात कर लेते हैं। इनका सक्सेसर कौन होगा। आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी शाम 6 बजे। प्राइम मिनिस्टर भी उसमें होंगे, बीजेपी प्रेसिडेंट उसमें होंगे और गृहमंत्री, तमाम सीनियर लीडर्स तो उसके अंदर होंगे ही। एक नया नाम चल रहा है बहुत जोर से, और वो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और संघ से जुड़े रहे हैं, सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षक भी रहे थे किसी वक्त, राज्य मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में एक वक्त के, दलित समाज से आते हैं, मिर्जापुर के रहने वाले हैं और सिक्किम के गवर्नर भी रह चुके हैं। और इनके नाम की चर्चा अब बहुत जोर शोर से चल रही है। ये एक तो ये कि भाई एक दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा बिल्कुल राइट इन द व्यूल संघी जो हो, मतलब संघ और बीजेपी का खांटी आदमी वो। तो ये हर पैमाने पर ये वैसे तो टिक लिस्ट में आते हैं, लेकिन जब तक कोई नाम आ ना जाए औपचारिक तौर पर, तब तक कुछ कहा अब लीजिए। ये तो तस्वीर भी उनकी धनखड़ जी के साथ ही चली है हमारे यहाँ पर। इसको आप किसी रेफरेंस से मतलब मत बाद जोड़िए। में तो ये बहुत काम आएगी हमारे यहाँ। यही गड़बड़ है। धनखड़ जी के साथ तस्वीर है, नहीं, वो गवर्नर के तौर पर वो वहां पर मुलाकात होगी, लेकिन ये आपने गलत रेफरेंस में फोटो दिखाई है। वही कह रहा हूँ कि ये रेफरेंस गलत है। नहीं, तो अब ये नाम वैसे चर्चित नाम है क्या समीर जी? नहीं, अच्छा नाम है। अगर लक्ष्मण आचार्य को बनाते हैं तो नॉन कंट्रोवर्शियल नाम है। अपने इतने लंबे जीवन में कभी किसी तरह के विवाद में या किसी तरह के बयान को लेकर नहीं, बहुत सहज सरल व्यक्ति हैं, जमीनी स्तर से रहने वाले रहे और अभी भी वो उसी तरीके से रहते हैं जिस तरीके से उनका सादगी वाला जीवन रहा है। तो मुझे लगता है कि अच्छा नाम होगा। जिस पृष्ठभूमि से वो जो आते हैं, दलित कम्युनिटी से आते हैं, संघ के साथ उनका बड़ा एक अच्छा ताल्लुकात रहा है, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी से भी उनके व्यक्तिगत संबंध लक्ष्मण आचार्य के बहुत अच्छे रहे और इसी कारण उनको गवर्नर बनाया गया था। पार्टी के साथ, संघ के साथ, समाज के साथ, दलित वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत काम किया, कुछ किताबें भी लिखी है, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति रहे, संघ से इनका संपर्क अच्छा रहा है, तो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है। अब उनका नाम फाइनल होता है या नहीं होता, नाम तो तय है। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, प्रधानमंत्री मोदी उसमें नाम का बता देंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड की मुहर लग जाएगी उसके अंदर। चलिए, तो शाम तक की बात है, बस नाम सामने आ जाएगा। राहुल गांधी आज सासाराम से जो अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने अपनी रैली में एक चुनाव आयोग पर फिर एक बड़ा आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग जादू से वोटर बनाता है। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में जादू से इलेक्शन कमीशन ने 1 करोड़ वोटर बढ़ा दिए। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है, ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे
कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है, उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। हालांकि राहुल गांधी के इस आरोप का जवाब इलेक्शन कमीशन कई बार दे चुका है और एक तो राहुल गांधी से ये भी अपेक्षा की जाती है कि वो एक आंकड़े पर रहें, क्योंकि वो कभी उन्होंने 75 लाख, कभी 50 लाख, कभी 1 करोड़ अलग अलग वक्त पर अलग अलग डेटा दिया है कि इतने वोटर जोड़ दिए गए। अब वो 1 करोड़ कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। ऐतिहासिक डेटा जारी करके ये बताया गया कि कब कब विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच में जो ये 5 महीने का 4 महीने का अंतराल रहा, इसमें कितने वोटर बढ़े, तो वो ट्रेंड, उसी ट्रेंड के अनुरूप ये इस बार भी वोटर बढ़े थे। मतलब वो बोध कथाओं में कुछ वाक्य होते हैं ऐसे अपने यहाँ, तो कहा जाता है कि आप सच क्यों बोलें। सच इसलिए बोलें कि उसको याद नहीं रखना पड़ता। झूठ बोलने क्या होता है, कभी कुछ निकल जाता है मुंह से, कभी कुछ निकल जाता है, तो बार बार आपको याद रखना पड़ता है। तो ये अपने यहाँ अब वो कह रहे हैं जादूगर है चुनाव आयोग। नहीं, मैं मतलब राजनीतिक तौर पर आप कोई भी आरोप लगाएं, लेकिन सच बात यह है कि अब तक कोई भी प्रमाण के साथ आप बात नहीं कर पाए। इस बार भी आप देखिए जितनी चीजें, जितने आरोप उन्होंने लगाए हैं, वो कोई भी अभी तक साबित नहीं हुए। चुनाव आयोग को और जो जवाब देना होगा देंगे। जहां तक एनोमलीज की बात है या कुछ गड़बड़ की बात है, तो वो तो है, ये तो हर कोई स्वीकार कर रहा है भाई कि चुनाव आयोग जो सूची निकाल रहा है उसमें बहुत सी गड़बड़ियां हैं जिसको आपको दुरुस्त करना है, जिसको आप रेक्टिफाई करना है, वेरीफाई करना है, और उसके लिए एक प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस की आड़ में आप आ जाएं तो फिर बड़ा विचित्र है। अब मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाता हूं जिसकी बहुत चर्चा हो रही है आज, और ये पंजाब से निकली खबर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अब ये आम आदमी पार्टी के पंजाब के इंचार्ज भी हैं, और बहुत से लोग ये आरोप लगाते हैं कि पंजाब में दरअसल अब सरकार जो है भगवंत मान नहीं चला रही। मतलब बीजेपी, अकाली दल, ये आरोप, कांग्रेस पार्टी आरोप लगाते हैं। अब वहां तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सरकार चलाते हैं, भगवंत मान नाम के चीफ मिनिस्टर हैं। पॉलिटिकल आरोप है ये। लेकिन इन्होंने अभी एक कार्यक्रम में एक ऐसी बात कह दी जिस पर हंगामा होना ही चाहिए। इसके औपचारिक तौर पर बीजेपी और अकाली दल ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की। मनीष सिसोदिया 13 अगस्त को पंजाब के मोहाली में एक कार्यक्रम में थे। अपनी पार्टी के महिला विंग के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वो कुछ ऐसा बोल गए जो नेता लोग प्राइवेट में कहते हो तो पता नहीं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर तो कभी नहीं सुना ऐसा बयान। इन्होंने कहा 2027 का विधानसभा का चुनाव हमें हर हाल में जीतना है, एट एनी कॉस्ट। इसके लिए साम, दाम, दंड, भेद, सच, झूठ, क्वेश्चन आंसर, लड़ाई झगड़ा, जो करना पड़े करें, लेकिन ये चुनाव आम आदमी पार्टी को हर हाल में जिताना है। चुनाव जितवाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, सच, झूठ, क्वेश्चन आंसर, लड़ाई झगड़ा, जो करना पड़ेगा करेंगे। तैयार है? जोश के साथ? बहुत बढ़िया। चुनाव जितवाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, सच, झूठ, क्वेश्चन आंसर, लड़ाई झगड़ा, जो करना पड़ेगा करेंगे। तैयार है? जोश के साथ? बहुत बढ़िया। अब ये ऐसी बात कह गए मनीष सिसोदिया, सामने भगवंत मान बैठे हुए हैं चीफ मिनिस्टर। अच्छा, ये जो आगे आप क्लिप मैंने देखी आगे, तो जैसे ये बात इन्होंने कही, भगवंत मान के बगल में बैठे उनके आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, तुरंत उनके मुड़ के उनके कान में उन्होंने कुछ कहा। उन्हें भी एहसास हुआ कि ये गलत बोल गए सिसोदिया जी, इस पर हंगामा होगा। सर, साम, दाम, दंड, भेद, साम का मतलब प्यार से, दाम मतलब रिश्वत दे के, दंड मतलब किसी को जबरदस्ती करा के, भेद मतलब फूट डाल के, लड़ाई झगड़ा सच झूठ सब बोल के। तो इसमें तो कंट्रोवर्सी हर शब्द में। नहीं, आपने एक बात कही कि बंद कमरे में भले नेता लोग जो कुछ भी कहते हो, मनीष ने उस बात को जो है सार्वजनिक रूप से कह दिया है। बस इतना ही है। बाकी तो राजनीतिक पार्टियां इन दिनों जो है ये सारे हथकंडे अपनाती ही हैं। हर तरह से पार्टियां तोड़ी जाती हैं, लोगों को लिया जाता है, चुनाव से एक दिन पहले वोटर्स को लुभाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं।
तो और ये सब होता है, हम लोग लगातार देख ही रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को जो है सार्वजनिक रूप से कह दिया और कह के बगले आह्वान भी कर दिया अपने वर्कर्स का कि आप लोग तैयार हैं हाँ जोश के साथ। तो यहाँ वो एक कदम दो कदम आगे निकल गए अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों से, और इसीलिए राजनीतिक दलों को जो है उनको चिंता है, शिकायत तो कर रहे हैं इसको लेकर के। तो राजनीतिक भाषण है उनका, इस भाषण को लेकर चुनाव आयोग को अगर शिकायत करेंगे, चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेता है। लेकिन शिकायत में ये कहा गया कि ये अनफेयर मींस अपनाने के लिए अपने पार्टी को कह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करा सकते हैं, ये झूठे आरोप लगा सकते हैं। भाषण तो दिया है ना, कोई सबूत तो अनफेयर मीन्स का नहीं है ना। जब चुनाव आयोग या कोई भी कार्रवाई तभी करेगा जब चुनाव आयोग के दायरे में नहीं है, दायरे में नहीं है, अभी चुनाव तो हो ही नहीं रहे, अभी चुनाव की आचार संहिता भी महत्वपूर्ण नहीं। बात क्या है कि ये महत्वपूर्ण बात ये है कि मनीष सिसोदिया जी उस पार्टी से हैं जिसने राजनीति बदलने की बात की। आंदोलन से निकले हुए नेता। उस सवाल को आप देखिए ना, शुचिता की राजनीति की। शुचिता की जो राजनीति करने वाले लोग हों, और मनीष सिसोदिया जी उस शुचिता की राजनीति में मेरे ख्याल से एक बेहतर लोगों में से माने जाते रहे अभी तक। उसमें ये बात करना, और वैसे ओशो ने एक बार कहा था कि किसी भी अपराध की कोई सजा नहीं होती है देश में, दुनिया में कहीं पर भी, सिर्फ पकड़े जाने की होती है। तो पकड़े जाने से बचिए आप। नहीं, पकड़े तो तो ये पकड़े गए। हाँ, तो ये सर, पकड़े बेल पे गए ना। पकड़ाई में आ गए थे, बेल पे है अभी। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ तो जो सार्वजनिक तौर पर ये बात करना, और मैं तो कह रहा हूँ गैर सार्वजनिक तौर पर प्राइवेटली भी यदि करते हैं तो मैं इसको ठीक नहीं मानता। और खास तौर से आम आदमी पार्टी जो शुचिता की राजनीति करती हुई राजनीति मैं कह रहा हूँ प्राइवेटली अगर आप करते हैं तो आपका कैरेक्टर जाने, हाँ, लेकिन ये तो आप सार्वजनिक तौर पर- पब्लिकली कह रहे हैं भाई। और चीफ मिनिस्टर भी वैसे भी मुझे खराब लग रहा था कि वो चीफ मिनिस्टर वहां पर बैठे हुए यदि भाषण भी दे रहे हैं तो ऊपर चीफ मिनिस्टर के सामने कह रहे चीफ हैं। मिनिस्टर के सामने बात ये कर रहे हैं, तो भी नहीं, इसमें एक चीज मुझे मतलब लगता है इसको मैं थोड़ा- स्वीकार नहीं कर नहीं, सकता, इसमें- कोई भी आप एक्सक्यूज दें, इसमें एक फ्रस्ट्रेशन भी जो दिल्ली हारने का है ना, वो भी झलकता है जो भी हो सर, लेकिन आम कोई आदमी excuse पार्टी काम का नहीं आता कि ना इसका। चूंकि दिल्ली हार गए, उनके दो ही सत्ता केंद्र थे, दिल्ली और पंजाब, तो एक तो हाथ से निकल गया। अब पंजाब का सत्ता केंद्र को हरा बचाना सर फ्रस्ट्रेशन के साथ जोड़ दूं, डेस्परेशन है। desperation के साथ। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, एक तो ये कि कोई और कहता तो थोड़ा ठीक लगता। मनीष सिसोदिया के मुंह से वैसे भी बहुत ध्वनि के साथ, फोर्स के साथ, तेजी के साथ आता नहीं है, लेकिन इसको संदर्भों के साथ थोड़ा समझें। एक तो ये कि जो विजय जी कह रहे हैं कि उस पार्टी का, तो उस पार्टी ने तो पहले ही सब खत्म कर दिया। लेकिन साम दाम दंड भेद कहना, ये राजनीति में कोई बहुत गड़बड़ नहीं होता। आदमी कहता है साम दाम दंड भेद से जीतेंगे, उसको आप शब्दों में जाएंगे तो लगेगा कि भाई इसमें गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन आप उसके आगे और जिस तरह से समझा कर लोगों से एक हुंकारी भरवाना है ना कि भाई तुम भी बोलो। कानून व्यवस्था का जिम्मा मुख्यमंत्री के ऊपर है। पंजाब में ड्रग्स से लेकर, हथियार से लेकर, गुंडागर्दी से लेकर नाना प्रकार की समस्याएं हैं। मनीष सिसोदिया को कहा जाता है कि वो वहां गए ही हैं कि बढ़िया से वसूली होती रहे, जिससे पार्टी चलती रहे। और जिस अंदाज में वो बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो सब कुछ जो आरोप लगते हैं, जिसको कोई नहीं जानता है, वो सारे आरोप सही साबित हो रहे हैं। और क्या ये पार्टी जो अपने आप को कहती थी कि हम आंदोलन की पार्टी हैं, हम तो संघर्ष वाली पार्टी हैं, एक दिन भी संघर्ष नहीं कर पाई। दिल्ली में चुनाव हार गए, ये गायब हो गए। आज दिल्ली के लिए इतना बड़ा अवसर था लोकार्पण का, आज 4 चीजें ही आप बताते, कुछ तो करने के लिए होते। अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया में से कोई यहां नहीं। इसका सीधा सा मतलब हुआ विशुद्ध सत्ता लोलुप पार्टी है। 27 में उसको डर लग रहा है कि अगर सत्ता चली गई तो हम लोग क्या करेंगे। ये कुंठा, ये हताशा, उसको आप चाहे डेस्परेशन कह लीजिए, चाहे फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए, लेकिन ये बहुत खराब है और लोकतंत्र के लिए कतई अच्छा नहीं। दिल्ली चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल ने, मेरी जानकारी में तो नहीं है कि दिल्ली को लेकर कोई कार्यक्रम या प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। सर एक ट्वीट नहीं किया है, दिल्ली को लेकर एक ट्वीट नहीं किया, सरकार को लेकर किसी चीज को लेकर। विधायकों की बैठक नहीं ले रहे हैं, आरती बैठक ले रही है, आरती बुला रही है बैठक के आने लेने के लिए। दिल्ली में विधायकों की, हाँ आतिशी बैठक के लिए बुला रही है। आप विधायकों की बैठक नहीं रहे हो। आप आपके जो कॉर्पोरेशन के जो पार्षद है, आप उनकी बैठक नहीं ले रहे हो। आप अपने जो राज्यसभा के सांसद है, उनकी आप बैठक नहीं ले रहे हो। आप पूरा ध्यान पंजाब में शिफ्ट हो गया। अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा को हटा दिया, अब राघव चड्ढा कहाँ है पता नहीं। राघव चड्ढा की जगह मनीष सिसोदिया का पंजाब का प्रभारी बना दिया है। पंजाब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में घर ले लिया है, वहां रह रहे हैं, परिवार के साथ शिफ्ट हो गए, पूरी राजनीति कर रहे हैं, वहां रह रहे हैं। दिल्ली को पूरा छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी मनीष और अरविंद केजरीवाल पंजाब शिफ्ट हो चुके हैं, घर ले लिया उन्होंने वहां पर रहने के लिए। दिल्ली बीजेपी को करना चाहिए ना कि भाई लापता मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी तो सवाल कर सकते हैं ना। कार्यकर्ता यहाँ पूछ रहा है कि भाई चुनाव लड़ना है, अभी हमारे अगला चुनाव में लड़ना है। नाम और जोड़ देते, संजय राउत भी अपनी लिस्ट में नाम जोड़ देते दोनों का।
धनखड़ जी और राजीव कुमार के अलावा कहाँ है? क्योंकि आजकल वो लापता की लिस्ट बना रहे हैं। नहीं, तो लेकिन ये पूरी खबर बड़ी दुखदाई है, दुखदाई है आप राजनीति की दृष्टि हर से। लिहाज से मुझे तकलीफ नहीं और लगती। आप उसी बातें कल्पना सुनना। कीजिए ना कि मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, कार्यकर्ता का आप ये कह रहे हैं, उसको आप बता रहे हैं कि सत्ता जाने वाली है, तो किस हद तक जाकर चुनाव बचाए? चुनाव बचाए। आप उसकी कल्पना कीजिए। यानी सीधे सीधे खून खराबा कर लो, लड़ाई झगड़ा, जहां तक वो कह रहे हैं ये खतरनाक है। और लोकतंत्र में ठीक है, सब लोग रणनीति बनाते हैं तो कमरे में बनाते होंगे भाई। भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया बनाएंगे, अच्छा चलो ठीक है, ये कैंपेन कर लेंगे, ये प्रोपेगेंडा चला देंगे, थोड़ा सा झूठ भी बोल देंगे, तो राजनीति में लोग करते हैं। लेकिन जब आप ऐसे खुले में करते हैं तो आप जरा ये भी तो सोचिए ना कि मनीष सिसोदिया जैसा व्यक्ति अगर वो इस सबके सामने बोल रहा है तो उसने सारे मतलब निर्वस्त्र हो गया वो राजनीतिक तौर पर। अब उसको कोई जरा सा भी आवरण की जरूरत पंजाब कितना ये ज्यादा संवेदनशील खतरनाक है। पंजाब तो संवेदनशील राज्य है सर।